ग्रेट, सो लेट्स स्टार्ट द पढ़ाई फॉर टुडे। तो जैसे आप लोग तो पहले पढ़ ही चुके हो फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो आप ही लोग मुझे फटाफट बता दो कि फोटोसिंथेसिस इज अ रिएक्शन जो प्लांट्स तो करते ही है, ये सभी बताएंगे मुझे। बट ये कौन बताएगा कि प्लांट्स के अलावा कौन करता है? आपके चैट्स ऑन है, सो यू कैन स्पीक। बैक्टीरिया। हाँ, बट कौन सा? एल्गी। अलगे बैक्टीरिया है बच्चा? नो। ठीक है, algae एक ही ऐसा है जो बैक्टीरिया में कंसिडर होगा, बट वो बैक्टीरिया नहीं है, वो आल्गा ही कंसिडर होता है। सो जैसे साइनोबैक्टीरिया है ना, यू आर ऑल टॉकिंग अबाउट BGA, ब्लू ग्रीन algae, या इसी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इज एनी फंगाई हु इज डूइंग फोटोसिंथेसिस? पीपल ध्यान दो, मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगी, कुछ ऐसे भी ट्रिक्स एंड लॉजिक पढ़ाऊंगी जिससे आपको सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि अच्छा हाँ, इसका क्या हो सकता है। तो यस, इज देयर एनी फंगाई जो फोटोसिंथेसिस करता है? फटाफट आंसर दो। क्योंकि एनिमल तो नहीं करते, ये तो पता है, प्लांट्स है, ऑटोट्रॉप्स, दिस इज नोन थिंग। देन इनके ऊपर जो डिपेंड होते हैं वो है हेटेरोट्रॉप्स, ये भी पता है भाई। तो हेटेरोट्रॉप्स है जिसको हम कंज्यूमर भी कहते हैं, जो खाना खाने वाला होता है। तो ऑटोट्रॉप्स में कौन है? बैक्टीरिया है, प्लांट्स है, और फंगाई है क्या? माय क्वेश्चन इज देयर एनी फंगाई व्हिच डज फोटोसिंथेसिस? हाँ ना, कुछ तो आंसर कीजिए, गलत भी हो जाएगा तो भी क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट अटेम्प्ट। ओके, सो तृष्णा सेज कि नहीं है। व्हाई? बिकॉज फंगाई क्या है? ऑल आर हेटेरोट्रॉपिक, कोई भी फंगाई फोटोसिंथेटिक नहीं है। एंड वायरस, जब फंगाई ही नहीं है तो वायरस कहां से होगा? नहीं होगा। सो यस, फॉर द फोटोसिंथेसिस प्राइमरी तो दो मोटिव है कि फूड बनाना एंड ऑक्सीजन देना। बट फूड में भी, बिकॉज हमारे पास प्लांट्स हैं एंड जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। बच्चों, आपने फूड चेन पढ़ी है? फूड चेन, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, देन ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, आई गेस 9 10 में कहीं पढ़ा होगा ना। फूड चेन में क्या होता है? प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना खाना खुद तो बनाते हैं, एंड हेटेरोट्रॉप्स को भी वो एज अ फूड सर्व करते हैं। यस, तो फूड चेन में बिकॉज प्लांट्स है, प्रोड्यूसर्स है, तभी फूड चेन चल रही है। जिस दिन ये ना रहे ना, मान लो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया, पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स हो गया। तो खाना बनाना भी और दूसरों को खिलाना भी, ये बहुत बड़ी कला है, सबको नहीं आती है। अपने अपने घर में खाना खा के तो बहुत ही लोग रहते हैं, पर जो दूसरों के लिए करे ना, वही बहुत बड़ी बात है। तो दैट्स व्हाट आवर प्लांट्स डू। एक तो करते हैं हमारा खाना बनाना, दूसरा ऑक्सीजन। सही है, तो अब तक तो सभी को पता है कि व्हाट आर द थिंग्स नीडेड बाय द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के लिए क्या क्या लगेगा? उनको लगेगा पिगमेंट्स, देन सनलाइट लगती है, और क्या लगता है? सिर्फ आस मोहम्मद को क्लियर नहीं है वॉइस, या किसी को ही क्लियर नहीं है बच्चे? ओके, लेट मी डू वन थिंग। अगर एक ही बच्चे को क्लियर नहीं है तो प्लीज, यस राधा, बहुत सही बात बोली यार, ये तो हम भूल ही गए थे। Yes, we forgot carbon dioxide, we forgot water. So yes, these are the basic चीजें जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए लगने वाली है प्लांट को या बैक्टीरिया, जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। एंड ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा रिएक्शन। ये नॉर्मल सा रिएक्शन तो अपने स्कूल में भी पढ़ लिया है, तो हम इसको ना पढ़ के हम थोड़ा और एक्स्ट्रा इसके बारे में पढ़ेंगे। अब तो आपने ये भी देखा है कि जो ऑक्सीजन आता है वो आता है वाटर से, बट क्या आपने एक्सपेरिमेंट्स अगर ठीक से पढ़े थे, तो क्या मुझे यहाँ पे ऐसा बता सकता है कि ये प्रूफ कैसे हुआ कि भाई जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वो वाटर से ही आ रहा है? तो देखते हैं हाउ इट वाज प्रूव्ड। लेट अस सी। पीपल डू नॉट लीव द क्लास। आंचल बीच में ना छोड़िएगा क्लास को। ओके, मेक श्योर यू डोंट लीव द क्लास इन बिटवीन। सो अब मैं एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ाने वाली हूँ। इस एक्सपेरिमेंट्स का थ्योरी में ज्यादा
इन्वॉल्वमेंट या थ्योरी के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं, बट नीट पर्सपेक्टिव से या कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज से होते हैं, डिग्रीज के होते हैं, उनमें थ्योरीज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स का। आई टेल यू कि कौन से इस पे वो एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है। सो पे अटेंशन, आई नो ये आपने करा है, सो यू कैन क्विकली आंसर मी। बता भी सकते हो आप बीच बीच में मुझे कि मैम जोसेफ प्रिस्टली सर ने जो सबसे पहले डिस्कवर किया फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने किया था जार कैंडल एंड माउस वाला एक्सपेरिमेंट। क्या किया उन्होंने, याद है? स्कूल में तो सभी का हुआ ना ये। एक कैंडल लिया, मोमबत्ती ली, या आप घर पे भी करके देखो बच्चों, सच में करके देखो, कुछ नहीं होगा। कैंडल लेना, उसके ऊपर किसी बर्तन को रख देना, बट ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास लेना, वरना स्टील का वगैरह पतीला रख दोगे तो दिखेगा नहीं ना अंदर का क्या हो रहा है। तो समथिंग विच इज ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर से आप देख सकते हो, अगर उसको रखोगे तो कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद ये कैंडल ऑफ हो जाती है। सिमिलरली बेचारे एक जिंदा एनिमल को डाल दिया जार के अंदर, एंड कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद, ये कुछ घंटों में नहीं मरेगा, एनिमल विल टेक 3-4 days टू डाई, वो भी मर गया। एंड फिर क्या किया प्रेस्टली, इन्होंने एक प्लांट, मिंट का छोटा सा प्लांट इस एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ दिया। तो इस प्लांट ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैंडल और माउस को जिंदा रखा, बोथ वर लाइव। मतलब कैंडल को जिंदा नहीं, उसको जलने दिया, सिंपल। तो ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ? तो जब फिर उन्होंने ये देखा कि अरे समथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लांट, जो इन दोनों के बीच में सर्कुलेट हो रहा है एंड इन दोनों को जिंदा रख रहा है। तो अब हमको पता है कि भाई यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था वो यहाँ जाता था, यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलता था वो यहाँ जाता था। बट उस दौरान उन्होंने सिर्फ कहा कि समथिंग विच इज नथिंग बट एयर। तो पहले एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, सीक्वेंस में जा रहा है बच्चों हम, सबसे पहले डिस्कवरी थी कि एयर लगता है। फिर आया सनलाइट की बारी, जो ईगन हाउस इन्होंने देखा। ईगन हाउस ने कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जैसे प्रीस्टले ने किया था, बट ईगन हाउस ने क्या किया ना, अभी प्लांट जो लिया वो एक्वाटिक वाला लिया, क्योंकि एयर चेक कर रहा था, ठीक है, उनको चेक कर रहा था एयर के बारे में। तो अब लिया उन्होंने एक्वाटिक प्लांट को, एंड इस प्लांट को कुछ देर तो सनलाइट के ऊपर रख दिया एंड कुछ देर डार्क में रख दिया। इससे क्या हो गया, जब लाइट में था वो प्लांट तो उसमें से कुछ बुड़बुड़े आने लग गए, कुछ बबल्स जैसा आने लग गया। तो दीज बबल्स क्यों आने लग गया, बिकॉज एयर था वहां पे, ऑक्सीजन था, अब जाके समझ में आया। बट डार्क में यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंट से फिर ये प्रूव होने लग गया कि भाई सिर्फ एयर काफी नहीं है, सनलाइट भी चाहिए है, थोड़ा बहुत लाइट का अमाउंट भी चाहिए होता है मिनिमम। डायरेक्टली आप सन को ना दो, बट घर के अंदर भी कुछ कुछ शो प्लांट्स रखते हो ना आप, तो घर के अंदर के वाले प्लांट्स भी जिंदा होते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी ने प्लांट को शो प्लांट जो होते हैं या मनी प्लांट जैसे प्लांट्स को अगर घर के अंदर भी रखते हो तो वो मरते हैं क्या? नहीं, दे स्टिल अलाइव, मतलब सम अमाउंट ऑफ लाइट अभी भी एब्जॉर्ब करते हैं वो, डायरेक्टली सनलाइट नहीं रहा तो भी, ना ही जितना बेचारे को मिल जाता है उसी में वो अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे पता चला कि भाई सनलाइट भी जरूरी है। ओके, देन आया सबसे अगेन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, जहां पे वॉन सैक्स, जूलियस वॉन, तब पता है उन्होंने सिर्फ इतना ही टर्म यूज करा था कि कुछ स्पेशल बॉडीज है, जिसको आज के दौर पे, आज के तारीख में ना, वो बॉडीज को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। बट बेचारे उनको ना तब को पता नहीं था कि उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, पूरा कारोबार जो चल रहा है ना फोटोसिंथेसिस का, वो हो रहा है किसी स्पेशल बॉडी में। अब हमें पता है कि वो बॉडी है क्लोरोफिल एंड वो ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। उस दौरान शायद पता नहीं था, सो ही जस्ट नेम्ड एज स्पेशल बॉडीज। साथ ही उन्होंने ये भी, क्लोरोप्लास्ट है उसी के अंदर बनता है ग्लूकोज, जिसको स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। नाउ कम्स योर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लूकोज को सिर्फ स्टार्च के ही फॉर्म में सेव क्यों करा है या स्टोर क्यों करा है? जैसे ग्लूकोज को एनिमल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लूकोज को प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। व्हाई? एनीवन?
ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं पढ़ना है, मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, मैं ही क्यों पढ़ाऊं, है ना, कहीं से भी पढ़ लो, बट आपको हर एक चीजों के पीछे का अर्थ समझना है, लॉजिक समझना है कि ऐसा क्यों होता होगा, इसका कारण क्या है, तो वो भी तो समझना जरूरी है ना बच्चा। तो ग्लूकोज को स्टार्च में क्यों स्टोर करें हम? अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स ठीक से पढ़ा होगा या याद भी होगा ना, तो यू कैन आंसर मी दिस। कोई एक जन तो बता दो। अच्छा नहीं पता है तो नहीं भी बोलना, एटलीस्ट टेल मी कि नहीं मैम हमें याद नहीं है या फिर पता नहीं है, आप ही बता दो। एनीवन? नो वन? रितिका अभी तो क्लास करके आए, अभी आप तो बता दो, यू शुड नो नाउ। हम्म। ये पूरी लड़कियों की बैच है क्या बच्चा? आई गेस ओनली आज मोहम्मद इज द बॉय, बाकी सारे नेम तो मुझे लड़कियां की दिख रही है। नहीं, शाम इज अ बॉय, वन मोर शाम, अच्छा नहीं पता, बट जानना जरूरी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। अगर आपको याद है हमने बायोमोलिक्यूल्स में ये पढ़ाया था कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, एंड मोनोसैकेराइड एक एटीपी का डायरेक्ट सोर्स होता है, वेराज स्टार्च क्या है, स्टार्च है पॉलीसैकेराइड। ये तो पता है ना कि स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। एंड जब पॉलीसैकेराइड मैं कहती हूँ इसका मतलब वो बड़ा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो वो हमेशा स्टोरेज में काम आएगा। एंड अगर ग्लूकोज की बात करती हूँ तो एक सिंगल यूनिट है, इट इज अ वन सिंगल यूनिट, सिंगल मोनोमर है वो। मोनोमर को आप स्टोर, एनर्जी कैसे पाओगे उससे? उससे तो डायरेक्टली एटीपी बन जाएगा। बट जैसे मैंने अगर 2 रोटियां खा ली है एंड मेरी कैपेसिटी सिर्फ हजम करने की एक ही रोटी थी, तो जो भी एटीपी बनेगा उसमें क्या खत्म हो जाएगा बाय अदर प्रोसेसेस। बट जो एक रोटी एक्स्ट्रा बच गई उसको मैं स्टोर कर देती हूँ, ताकि जब भी भूख लगे या स्टारवेशन हो उस टाइम पे उसका यूटिलाइजेशन किया जाए। ग्लूकोज को आप स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज ये मोनोमर है, हमेशा ब्लड में घूमता रहेगा एंड डायरेक्टली एटीपी वो प्रोड्यूस कर सकता है। पॉलीसैकेराइड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसको हम स्टोरेज में यूज कर सकते हैं। सिंपल आंसर था, समझ में आया? अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो आंसर कर पाओगे ना? ग्रेट। सो चलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ फिर। अगला एक्सपेरिमेंट कहता था अबाउट एंजलमैन। तो एंजलमैन एंड कॉर्नेलियस वॉल नील। तो नील भाई साहब एंड एंजलमैन, इन दोनों का एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी पर्सपेक्टिव, तो ध्यान दीजिए। एंजलमैन के एक्सपेरिमेंट में सर एंजलमैन ने यूज करा एक प्रिज्म को, आपको तो अभी तक ये पता ही होना चाहिए है ना। प्रिज्म को यूज करके क्या किया? विजिबल लाइट कौन से होते हैं? विजिबल लाइट कौन से होते हैं? विबजॉर। पीपल अगर सो रहे हैं ना तो बता के सोना कि मैम हम सो रहे हैं, वरना ऐसा लगेगा कि फिर आपको सभी को मैं वीडियो ऑन करने लगाऊंगी, मैं बता रही हूँ अभी। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आई मेक यू ऑन द वीडियो। यस तृष्णा, ग्रेट। तो इस विजिबल लाइट को जब प्रिज्म से पास किया तो लाइट क्या हो गई? स्प्लिट हो गई, करेक्ट। तो जब लाइट स्प्लिट होती है, अब उसको सामने एक आल्गा को रख दिया। क्लैडोफोरा एक आल्गा है, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमको प्रिज्म लगा एंड एक अलगा का यूज हुआ, साथ ही कुछ स्पेशल बैक्टीरिया जिसको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। बच्चों एरोबिक एंड अनएरोबिक का मतलब होता है, एरोबिक मतलब जिसको ऑक्सीजन की जरूरत हो, विच नीड्स ऑक्सीजन, एंड कुछ अनएरोबिक भी होते हैं। एनएरोबिक का मतलब विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। तो कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं, यस। तो यहाँ पे हम एनएरोबिक की बात नहीं करेंगे, इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पे हटा रही हूँ, ये नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए। तो अभी हुआ क्या, जब इस लाइट को इंडिविजुअली हमने क्लैडोफोरा के ऊपर मतलब इस आल्गा के ऊपर जब एक्सपोज किया, तो देख सकते हो आप डायग्राम, ये हमारी आल्गा है बेचारी, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी। तो ये आल्गा ने क्या किया, हर एक तरह का लाइट एब्जॉर्ब किया एंड अपने अपने हिसाब से फोटोसिंथेसिस करते हुए दिखा। बट अब फोटोसिंथेसिस तो हो रही है, फोटोसिंथेसिस को आप मेजर कैसे करोगे? तो फोटोसिंथेसिस का जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट होता है उसका मेजरिंग यूनिट होगा कि कितना ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है।
वो कैसे पता चलेगा? वो पता कराएगा हमारा ये बैक्टीरिया, क्योंकि इसको सूंघते हुए आ जाएगा बैक्टीरिया। तो जब आल्गा के पास बहुत सारी लाइट्स को एक्सपोज किया एंड कुछ देर के बाद देखा कि कुछ इस रीजन में एंड इस रीजन में ही बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा थी। क्यों थी? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन जो था वो बहुत ज्यादा इमिट हो रहा था, बिकॉज यहाँ के जो फोटोसिंथेसिस थे वो ज्यादा थे। मोहम्मद शरीक, दिस इज फोटोसिंथेसिस बच्चे। नहीं आंचल, कल संडे है, कल आपकी केमिस्ट्री टेस्ट होनी है स्टेट्स ऑफ मैटर पे, हमने अनाउंस भी किया था क्लास में। अब सभी को देना है एंड जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा हमें एक बार मुझे बता भी दीजिएगा कि मैम हमने टेस्ट ले लिया है। एक ही चैप्टर तो है, तो कितना टाइम लगेगा? एक बार 1 घंटा पढ़ लो, हो जाएगा। हाँ यस शरीक, दिस इज ट्रू। ओके, तो कहा थे हम कि इस एरिया में ऑक्सीजन को ज्यादा एमिट होते हुए देखा, तो सारे बैक्टीरिया देखो यहाँ पे ग्रो हो रहे इसके इर्द गिर्द में। बट यहाँ पे भी कुछ कुछ है, इसका मतलब ग्रीन येलोइश व्हाइट में भी थोड़ा थोड़ा सा हो रहा था, बट बहुत कम हो रहा था। तो इससे क्या पता चला? व्हाट डिड द कंक्लूजन केम आउट? कि रेड एंड ब्लू स्पेक्ट्रम ऐसा है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या? जो वेवलेंथ होती है, तो वो वाला ही ऐसा वेवलेंथ है जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस को देखा गया। करेक्ट ना? इस एक्सपेरिमेंट से हमको यही कंक्लूजन मिलता है ना? हाँ हाँ, आएंगे हम उसकी तरफ, हम अभी एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। तो दैट इज व्हाट कि यहाँ पे पता चला कि लाइट स्पेक्ट्रम प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट में हमको पता चलता है कि रेड एंड ब्लू वाला जो वेवलेंथ होगा लाइट का वहां पे होगा। अभी जैसे शरीक ने कहा कि क्लोरोफिल ए 680 एंड 700, बट 680 एंड 700 दोनों भी वेवलेंथ रेड रीजन का है, तो ब्लू में क्यों नहीं फिर? ये क्वेश्चन आप खुद सोचोगे एंड मुझे बताओगे। ओके, हम आएंगे उस तरफ भी। तो देखो शरीक, मैंने ये पूछा कि जैसे आप बता रहे हो ना कि 680 टू 700 नैनोमीटर मतलब इस वाला रेंज जो रेड स्पेक्ट्रम का रेंज होता है, तो बट हमारा एक्सपेरिमेंट कहता है कि ब्लू में भी फोटोसिंथेसिस होता है, तो इस वाले नैनोमीटर को हम क्यों नहीं देखते? हम सिर्फ इस वाले नैनोमीटर को क्यों कंसिडर करते हैं? या फोटो सिस्टम्स भी आपने अभी पढ़ रखा है, मुझे पता है कि सारे बच्चों ने फोटोसिंथेसिस पहले ही पढ़ लिया है, फोटो सिस्टम्स के बारे में भी आप जानते हो। तो PS1 PS2 में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए का जो रिएक्शन सेंटर है वो 680 एंड 700 पे ही क्यों है? ब्लू वाले वेवलेंथ पे क्यों नहीं? कभी सोचा? कभी किसी से पूछा? सोचो, मैं तब तक अपना एक्सपेरिमेंट को करवा देती हूँ। सो वॉन नील लास्ट एक्सपेरिमेंट एंड अ बिगेस्ट माइलस्टोन, माइलस्टोन मतलब यहाँ पे एक बड़ा अचीवमेंट था, वो ये था कि यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली व्हाट हैपेंड हियर। अब तक सब लोगों को इतना पता चला कि हमारे जो भी पहले एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, पहले जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं हमारे, वो इन लोगों ने पढ़ रखे थे। करेक्ट? सो ऑल दिस साइंटिस्ट पहले पहले जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, वो पहले वाले एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ पढ़ के अपना अगला वाला एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो जो वॉन नील सर थे उनको ये तो पता था कि भाई लाइट लगता है, एयर लगता है, देन ही नीड्स विजिबल स्पेक्ट्रम के सो भी लाइट है, क्लोरोफिल में होता है, इतना तो पता था। बट अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो एग्जैक्टली हो कहाँ से रहा है? अभी तो आप मुझे बता दो कि मैम ये हो रहा है फ्रॉम ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है वाटर से, बट उस जमाने में जाके बात करो ना कि जब वहां पे उनको पता नहीं था कि ये वाटर से आ रहा है। हाइड्रोजन डोनर सुनो तो मैं वही बता रही हूँ कि होता क्या था। आचल, मैंने ये कहा कि वॉन नील जो सर है या फिर जो साइंटिस्ट है, वॉन नील साइंटिस्ट, इन्होंने इस वाले एक्सपेरिमेंट तक, सी यू कैन सी इनका ईयर है 1897 टू 1985, मतलब दिस इज द लेटेस्ट रिसेंट मोस्ट डिस्कवरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इस वाले डिस्कवरी तक हमको क्या क्या पता चला कि सनलाइट चाहिए है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है, रेड एंड ब्लू जो स्पेक्ट्रम है वहां पे वो चाहिए होता है, मतलब ये सारी डिस्कवरीज थी फोटोसिंथेसिस की।
बट ये अभी तक पता नहीं था कि ऑक्सीजन जो निकलता है ना बच्चों बाहर, वो कहाँ से निकलता है, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है एंड वाटर भी है। अभी बात करो, अभी आपने फोटोलाइसिस वगैरह सब पढ़ लिखा है इसलिए आपको पता है, बट इमेजिन यूर इन द 19th सेंचुरी, यूर इन द 18th सेंचुरी, एंड तब आपको जानना है कि ये आ कहाँ से रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल O2 कम्स फ्रॉम CO2 और H2O। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूज किया एक स्पेशल बैक्टीरिया का, जिनको हम कहते हैं पर्पल सल्फर या पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब इनकी खासियत क्या है, ऐसा कोई है जिसको पता है इसकी खासियत क्या है? नहीं 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 शरीक, ऐसा नहीं होगा। एनीबडी कैन टेल मी पर्पल सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया की क्या खासियत है? ओके अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, दे आर कीमोसिंथेटिक। जैसे फोटोसिंथेसिस, बच्चों आपने कभी इस टर्म को स्प्लिट करके सोचा है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है टेक्निकली? अब ये तो बता दो, फोटो मीन्स व्हाट? बात कर सकते हो वैसे आप। यस मोहम्मद, फोटो मीन्स हाँ लाइट। तो लाइट की यूज करके जब हम फूड को बनाते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं, उस वाले प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। बट अगर मैं इस बैक्टीरिया की बात करूं तो ये बैक्टीरिया हमारा यूज करता है कोई केमिकल विच इज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पता है इन बैक्टीरिया में कैसा रिएक्शन होता है? ये होगा ऐसे, देखो, देन होगा आपके पास ग्लूकोज, देन होगा सल्फर प्लस ये। ओके तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप डिफरेंस देखोगे हमारे नॉर्मल फोटोसिंथेटिक रिएक्शन एंड कीमोसिंथेटिक रिएक्शन में, यहाँ पे जो रिएक्टेंट में है इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नॉट वाटर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा रेड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑक्सीडाइज करके इट विल फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपली ग्लूकोज। ठीक है, बट हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, इसमें कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? इसमें है वाटर रिड्यूसिंग एजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। तो जब ये वाली रिएक्शन उन्होंने पर्पल सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया में देखी, तो इमिट होते वक्त ग्लूकोज एंड वाटर तो सही से जा रहा है, बट जो बाय प्रोडक्ट बन रहा था वो सल्फर था बच्चों। अब सल्फर यहाँ पे आने की चांसेस एक ही है, ये वाला, कार्बन डाइऑक्साइड में तो सल्फर होता नहीं है। तो यही जो केमिकल एज अ रेड्यूसिंग एजेंट बैक्टीरिया यूज करा था ना, बाय डिफॉल्ट सल्फर वहीं से निकला है। तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई जो नॉर्मल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, उसमें से जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको इस वाले मॉलिक्यूल से ही आना है, कहीं और से वो नहीं आ सकता। आगे जाके फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में भी यही प्रूव हुआ था, बट उससे भी पहले सर वॉन नील इन्होंने यही प्रूव किया था कि हाइड्रोजन क्या करता है, खुद को रिड्यूस करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेगा। डोनर मतलब वाटर, यहाँ पे H2O इज अ डोनर ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज ऑक्सीजन, simple. So hydrogen reduces and fixes the carbohydrate, fixes the carbon dioxide to form carbohydrates. ये था लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। एंड इन पांचों एक्सपेरिमेंट में अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये तो एक वाली चीज ये हो गई, देन दूसरी वाली चीज ये पूछ सकते हैं कि कौन सा वाला आलगे यूज करा था एंड कौन सा वाला बैक्टीरिया यूज करा था एंजिलमैन एक्सपेरिमेंट में। एंड फिर बाद में ये भी पूछ सकते हैं कि वॉन नील का जो एक्सपेरिमेंट है उनमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, वाटर कहाँ से आ रहा है, सॉरी ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे वाले नीट के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। यस, टिल हियर एवरीथिंग क्लियर? हाँ ना, कुछ तो बोलो, वरना फोटो सेशन चालू करूंगी मैं। नहीं समझ है। मैम रिपीट कर दीजिए। तृष्णा आपकी वॉइस कट गई बच्चे। कृष्णा इफ यू आर सेइंग समथिंग ना, मुझे आई कुड नॉट हियर यू प्रॉपर्ली। शरीक आपको मिल सकता है ना, यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल ऑल्सो, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं।
बट रेफर फ्रॉम 2019 एंड 20 बिकॉज तब से आपका सिलेबस एंड पैटर्न चेंज हुआ ना. एनटीए एजेंसी ने ओवरकम किया था टू टेक द नीट एग्जाम, टू कंडक्ट द नीट एग्जाम. सो रेफर द क्वेश्चंस आफ्टर 2019. ओके देन मूविंग फर्दर. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे शरीक ने पहले ही बोल दिया कि क्लोरोप्लास्ट में होता है. दैट इज ट्रू. ऐसा कोई है जिसको क्लोरोप्लास्ट का डिटेल पता नहीं हो कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं थैलाकोइड्स. उप्स, सॉरी. ये सब क्लियर है. ये सेल चैप्टर में ही आपने पढ़ा होगा. यू हैव रेड दिस इन चैप्टर 8. हाँ तृष्णा, कौन सा एक्सपेरिमेंट बच्चा? तृष्णा, अगर आप लास्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो वॉन नील एक्सपेरिमेंट की, तो इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ इतना ही ये था, देखना था कि जो ऑक्सीजन निकलता था ना, ये ऑक्सीजन कहाँ से निकलता था. दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वेयर. तो उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेशल बैक्टीरिया का यूज किया, पर्पल सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करती है, बट हम उसको फोटोसिंथेसिस ना कह के उस प्रोसेस को हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं, जिसका मतलब होता है केमिकल का यूज करके अपने लिए फूड बनाना. एंड वो केमिकल है हमारा H2S. पीपल डोंट लीव. मुस्कान, आंचल, आप क्लास को छोड़ के ना जाओ. आगे जा रहे हैं हम. वी आर गोइंग फर्दर. तो हाँ, तृष्णा, तो जो केमिकल यूज करता है ये बैक्टीरिया, वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. एंड इनके जो रिएक्शन चलती है वो कुछ ऐसे चलती है. 6CO2 H2S 6H2S6 एंड 6X. अच्छा, तो इस साइंटिस्ट ने क्या पता किया कि जब केमोसिंथेसिस कर रहा है ये बैक्टीरिया, मतलब केमिकल का यूज करके फूड बना रहा है, उस दौरान जो प्रोडक्ट निकलता है वो था सल्फर. एंड सल्फर के आने के चांसेस सिर्फ यहां से ही है. एंड सिमिलरली जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है उसमें तो यहाँ पे H2S की जगह H2O होता है, एंड यहाँ पे S की जगह O2 होता है. तो इनसे उसने क्या रखा कि ये जो O2 आ रहा है वो H2O से आ रहा है, 6CO2 से नहीं. आगे जाके जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ोगे उसमें भी वही प्रूव हो जाएगा. बट ये तो बहुत साल पीछे ही नील साइंटिस्ट ने ये देख के रखा था कि वाटर स्प्लिट्स एंड रिलीजेस ऑक्सीजन. तो इसको प्रूफ करने के लिए इन बैक्टीरिया का यूज करना पड़ा बच्चों अब, क्योंकि आप आंखों से ऐसा ऑक्सीजन को देख नहीं पाओगे. तो आप पता किससे करोगे कि ऑक्सीजन जो आ रहा है वो पानी से ही आ रहा है. इसलिए कंपैरिजन स्टडी करने के लिए इस बैक्टीरिया वाला ये वाला रिएक्शन लिया था. तो कट ऑफ ज्यादा होगा. स्पेक्ट्रम वाला यार मैं बोलने तक चुप ही बैठ गए यार आप लोग. हाँ स्पेक्ट्रम वाला. कैन वी डू वन थिंग तृष्णा, इफ यू डोंट माइंड? वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. आप लोग क्लास के बाद रुक सकते हो तृष्णा. आफ्टर 11:15 5 मिनट्स का ही बात है, मैं आपको पढ़ा दूंगी तब. डोंट माइंड, क्योंकि हमको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसको कवर करना है. सो आई विल टीच यू एट द एंड ऑफ दिस सेशन. डोंट वरी, पक्का पढ़ा दूंगी. तो यस, फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स में एंड ऑल्सो इन सम अदर फ्लोरल पार्ट्स. एंड मेन जो सेल है वो होती है मेसोफिल सेल. शरीक, आप भी रुक जाना मोहम्मद शरीक. इवन आई विल गाइड यू. सो बेसोफिल सेल इज द मेन साइट, क्योंकि वहां पे हाई अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट को पाया गया है. एंड ये मेसोफिल सेल्स इतने प्यारे होते हैं ना. देखो मेसोफिल सेल्स यहाँ पे देख सकते हो आप. ये क्या करते हैं ना, लीफ के जिस साइड पे धूप आ रही है, सनलाइट है, उस साइड पे ज्यादा जाके अलाइन हो जाते हैं ताकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वो कर सके. अब यहाँ पे फिर से नीट का क्वेश्चन मैं सभी के लिए पूछ रही हूँ. क्या आपको याद है एनाटॉमी में पढ़ा हुआ मेसोफिल सेल्स जहां पे डिवाइड होते हैं एज पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा? तो ऐसा कौन सा प्लांट है जहां पे मेसोफिल सेल को हमने दो हिस्सों में पढ़ा है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी? ऐसा कोई तो है. कितने सारे क्वेश्चंस बना रही हूँ मैं यही के यही, एंड आप लोग घर की कि क्या मैम फिर से फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो आप. शरीक, मेरा क्वेश्चन ये है कि विच सेल्स which plants have their division of mesophyll cells into palisade and spongy? कौन से प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स को पैलिसेड एंड स्पॉन्जी में डिवाइड करके पढ़ा है हमने? एंड ये पढ़ा है, ठीक है, हमने नहीं पढ़ा होगा बट ये आपके बुक्स में तो है, एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन. मीनवाइल मैं चल रही हूँ आगे, सोच के बताना. कुछ दो क्वेश्चन पूछा ना मैंने.
एक तो ये पूछा, पीछे भी कुछ पूछा ना बच्चों मैंने, हाँ ये वाला पूछा है मैंने वेवलेंथ का। एक बार मुझे याद दिलाना, मैं इसके आंसर्स दूंगी आपको। शरीक, मैंने ये पूछा कि कौन से ऐसे प्लांट्स है, देर आर सम प्लांट्स जिनके अंदर मेसोफिल सेल को ना पैलिसेड स्पॉन्जी सेल्स एंड स्पॉन्जी, सॉरी पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा करके डिवाइड किया जाता है। Which is the plant in which mesophyll cells are divided as palisade and spongy? कितनी बार रिपीट करो यार। ओके क्विकली। मोहम्मद शरीफ के अलावा जो भी यहाँ पे है क्लास में, कैन एनीवन टेल मी द फीचर्स ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शंस, जल्दी जल्दी। एनीवन? लुबना, मुस्कान, रिद्धि, ऋतिका सिन्हा अभी पढ़ के आई है फिर भी नहीं बताएगी मुझे, सौम्या, शाम, नो वन? बताना नहीं चाहते हो या पता नहीं है? ओके सो विद नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लाइट रिएक्शन नाम से ही पता चलता है कि हमारे फोटोसिंथेसिस जो है वो दो हिस्सों में बटे जाएंगे। लाइक वी विल सी फर्स्ट हाफ एज लाइट एंड सेकेंड हाफ एज डार्क, ठीक है ना? तो लाइट रिएक्शन नाम से पता चलेगा कि भाई इसको जरूरत है सनलाइट की, बट डार्क रिएक्शन को सनलाइट की जरूरत रही है, नॉट रिक्वायर्ड। बट क्या इसका मतलब ये है बच्चों की डार्क रिएक्शन हमेशा नाइट में चलती है? इज दिस ट्रू? एटलीस्ट इतना बता दो। Okay, fine, Sharik, I got it. Okay, Radha says no, Achal says yes. तो इसका आंसर मैं बताऊंगी। इसका आंसर होगा कि नो। हम ऐसे रिएक्शंस जो डार्क में होते हैं या नाइट में होते हैं उन्हीं को डार्क कहेंगे, ये बात गलत हो जाएगी। ये गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि भले ही लाइट रिएक्शन को सनलाइट लगे, डार्क रिएक्शन को सनलाइट नहीं लगेगा, बट डार्क रिएक्शन तभी भी चलता रहेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो चाहे वो नाइट हो या डे हो, ये अपना काम करते रहेगा। तो इसको क्या लगता है फिर, हाउ इट वर्क्स? इट वर्क्स ऑन द प्रोडक्ट्स, जो हमारे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है ना, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर उसका यूज करके हम बनाने वाले हैं डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज। तो प्रोडक्ट्स क्या है? प्रोडक्ट्स है ये, या अल्टीमेटली एटीपी, क्योंकि एनएडीपी भी आगे जाके रिड्यूस होकर एटीपी ही बनना है। तो वहां पे जो एटीपी एंड एनएडीपी बनेगा उसी का हम यूज करके बनाते हैं ग्लूकोज। तो इसके लिए तो कोई लाइट की जरूरत नहीं है, इसलिए एटीपी के फॉर्मेशन के लिए लाइट जरूरत है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए लाइट की जरूरत नहीं है। तभी जो सेकेंड हाफ होता है फोटोसिंथेसिस का, वो डार्क रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि वहां पे सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट कोई भी प्रोसेस नहीं है। बट इसका मतलब दिमाग में ध्यान से समझ लेना कि इसका मतलब ये नहीं होता कि ये नाइट में चलेंगी। नो, दैट इज नॉट ट्रू। क्लियर? C4 श्याम, अगर आप C4 साइकिल की बात कर रहे हो तो C4 साइकिल इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट अगेन। बट अगेन C4 साइकिल, C3 एंड C4 जैसे कैल्विन साइकिल एंड C4 साइकिल दोनों भी डार्क रिएक्शन का ही हिस्सा है, बट वो अलग अलग प्लांट्स में आते हैं। जैसे C3 प्लांट्स अलग होते हैं, C4 प्लांट्स अलग है। तो उनका रिक्वायरमेंट एंड एटमॉस्फेयर की वजह से वो C3 एंड C4 में हुए हैं। एंड जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, जैसे OA बनता है, एक्मेमैनेट बनता है, तो उसके ऊपर से C3 C4 हुआ है डिवाइड। उसकी तरफ हम आगे जाएंगे। बट यस, डार्क रिएक्शन में भी C4 साइकिल आएगा, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो यस, ये मैंने सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि हम लाइट रिएक्शन में पढ़ेंगे ऐसे ऐसे प्रोसेसेस जिसमें क्या है, हमारे पिगमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व है, जिसको हम फोटो सिस्टम्स कहते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 और 2 जब चलेगा, वो घुमाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमने लग गए, उन्होंने एक ग्रेडियंट तैयार कर लिया प्रोटॉन्स का, एंड उन प्रोटॉन के ग्रेडियंट से बना हमारा एटीपी। वो एटीपी लिया गया आगे। ये होता है जनरली थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, जो हमारा थैलाकॉइड है ना, उसके मेम्ब्रेन में चलेगा ये। एंड ये रिएक्शन चलती है स्ट्रोमा में। तो इसको ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ पे एटीपी को, एंड ग्लूकोज को बनाया जाएगा। ये कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे, बट दिस इज जस्ट ओवरव्यू। ओके, तो पिगमेंट्स को हम जल्दी से देखते हैं। व्हाट इज पिगमेंट? पिगमेंट माने बच्चों ऐसा मॉलिक्यूल
जो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, विच कैन एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ, हर एक का वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास पिगमेंट्स हैं जो अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगी। जैसे हमारे पास क्लोरोफिल ए है, देन विच एब्जॉर्ब्स दिस रीजन। क्लोरोफिल बी है जो येलो टू ग्रीन में करेगी। xanthophyll है जो येलो करेगी। कैरोनाइट्स है जो येलो टू येलो ऑरेंज, या दिस कैन एक्सटेंड टू रेड ऑल्सो। बच्चों एक बात याद रखना कि ये जो है ये उनका एब्जॉर्प्शन है। हाँ, ये ना समझो कि ये उनका रिफ्लेक्ट होने वाला लाइट है, नो, ऐसा नहीं है। इट इज द एब्जॉर्प्शन, किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाता है। यहीं पे तो सिर्फ 4 ही दिए पिगमेंट्स। वैसे तो अगर आपको याद है, हमने आलगे पढ़े थे ना, रोडोफाइसिए, फियोफाइसिए, क्लोरोफाइसिए, तो वहां पे हमने क्लोरोफिल ए बी डी ऐसे अलग अलग क्लोरोफिल भी पढ़े थे, अलग अलग हमने वहां पे पिगमेंट्स भी देखे थे। सो देयर आर मेनी पिगमेंट्स, बट जो मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है एंड यहाँ पे प्लांट्स में जो डोमिनेटली पाए जाएंगे प्लांट्स में, उसी चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो अब इस पिगमेंट में हम मेन चीज को क्या याद रखेंगे कि जो हमारा मेन हीरो है, जिसकी बनती है रिएक्शन सेंटर, द हीरो, द लीड, वो है हमारा क्लोरोफिल ए। एंड जो बाकी की साइड एक्टर्स है वो कौन है? क्लोरोफिल बी है, xanthophyll है, कैरोटीन्स है। एक्चुअली कैरोटिनॉइड्स में ही xanthophyll आना चाहिए, बट टेक्निकली उन्होंने आपको ऐसे अलग ही दिया है, सो लेट्स स्टडी द सेम वे। तो ये सारे क्या है, ये हमारे साइड एक्टर है जिसको हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। अब नाम से क्या पता चला, एसेसरी होना मतलब समथिंग विच इज सेकेंडरी नॉट प्राइमरी, जिसका रोल थोड़ा सेकेंडरी आएगा, हमारा प्राइमरी रोल तो करेगा क्लोरोफिल ए। मतलब जो आप आगे पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, उसके लिए जो एनर्जी लगती है, एक्साइटेशन लगता है, वो देगा क्लोरोफिल ए। मतलब ये खुद भी लाइट को ट्रैप कर सकता है, साथ ही जो ये इन्होंने लाइट ट्रैप करी है ना, ये वाले लाइट भी वो अपने पे ले लेगा। मीन्स ये सारे लाइट वो ट्रांसफर करेंगे क्लोरोफिल ए को, एंड क्लोरोफिल ए की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई जाएगी, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स झट से एक्साइट हो जाएंगे। ये चीज आपको जब हम फोटो फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे ना, वहीं पे भी क्लियर हो जाएगी। बस ये ध्यान दो कि पिगमेंट सिस्टम्स मतलब क्या, जहाँ पे अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम इसको। तो उसमें क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। बाकी जो पिगमेंट्स है उनको हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। रखोगे याद? यस, रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। यस। नाउ दिस इज लिटिल बिट इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये मतलब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे दिया है कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की लिटिल बिट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से जोन में वो एक्टिवेट होते हैं, कौन सा फोटो सिस्टम जो उनको प्रेजेंट करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बच्चों इसके पॉइंट्स में आप ज्यादा इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज एक जगह पे इस पे क्वेश्चन बना था कि फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। एंड अगर दोनों का फॉर्मूला देखते हो क्लोरोफिल ए एंड बी का, तो सिर्फ यहाँ पे फर्क है, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उस नंबर में ही फर्क है, बाकी सेम है। एंड सेकेंड चीज, मेनी अ टाइम्स हमने ये चीज बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ी थी जब कोफैक्टर्स आपको करवाया था। कोफैक्टर्स में कैसे हमने मेटल आयंस देखा था, मेटल आयंस क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स को जुड़ जाते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। वैसे ही हमारे इस पिगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए लगने वाला है मैग्नीशियम। तो आपको ये भी ध्यान देना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पिगमेंट। ऑक्सीजन में क्या, मैं नहीं समझी। हेमोग्लोबिन में कौन सा होता है, एनीबॉडी नोस? हेमोग्लोबिन भी एक पिगमेंट है, ये जानते हो ना कि हेमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट। तो हेमोग्लोबिन में कौन सा कोफैक्टर है या कौन सा आयन है? हाँ, ऑक्सीजन भी, ट्रू ट्रू। एनीबॉडी? ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद देयर इज वन नाइस इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू, सरप्राइज है सबके लिए, तो रुक जाओ, डू नॉट लीव द क्लास। अच्छा, मुझे बता दो फटाफट कि हेमोग्लोबिन पिगमेंट में कौन सा, ये ना कहना कि बच्चों हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स में है फिर से। हम्म
आपने ये तो पढ़ा था हेमोग्लोबिन का क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। मान लो जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड एक साथ आते हैं तो वो होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, जिसमें हेमोग्लोबिन का हमने एग्जांपल दिया था, एंड जिसको बनाने के लिए लगता है आयरन। यस कृष्णा, ट्रू। ओके सो हाँ सही है। तो अब लास्ट में हम आते हैं टुवर्ड्स योर लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली टुडेज क्लास, जिसमें हम एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा को देखेंगे। सो इन दिस स्पेक्ट्रा सिर्फ एक ही डिफरेंस है, या हम एक ही बात कहेंगे कि ये जो स्पेक्ट्रम है या फिर ये जो चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सिंपली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये दोनों भी क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पहला जो है द फर्स्ट ग्राफ, वो क्या दिखाता है, ध्यान से देखना बच्चों, कभी कभी ग्राफ को लेके ही नीट के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सो पे अटेंशन। सो एब्जॉर्प्शन का दिखाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स बाय पिगमेंट। पिगमेंट जो अलग अलग एब्जॉर्प्शन कराती है या करती है खुद अलग अलग वेवलेंथ पे, वो वाला ग्राफ होगा जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एंड सेकेंड ग्राफ क्या होगा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पता चलेगा, मान लो, ठीक है। तो जब इन दोनों ग्राफ को प्लॉट करा गया तो क्या देख सकते हो आप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखो नीचे ये दे रखा है हमको 400 टू 700 नैनोमीटर वाला विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। आपके भी इसमें 3 ग्राफ है बुक्स में। हाँ तो आप बात कर सकते हो शरीक, मैंने माइक्रोफोन ऑन रखा है इसलिए। तो देखो जब पहला ग्राफ देखा गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, तो उन्होंने स्टडी किया, अलग अलग पिगमेंट को आइसोलेट किया। बच्चों क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक है, क्रोमैटोग्राफी एक मेथड है जहां पे पिगमेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। पिगमेंट को, जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है उसको आप सेपरेट कर सकते हो, एंड स्टडी एनालिसिस स्टडी उसका हो सकता है। तो जब ऐसा करके देखा एंड उसके ऊपर लाइट जब डाला गया, एंड देन इट वाज ऑब्जर्व कि कुछ इस रेंज में पीक्स बनती हुई दिख रही है, सी क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड, देन कुछ इस रेंज में भी पीक्स बन रही है। पीक बन रहा मतलब क्या, कि वहां पे अब्जॉर्प्शन हो रहा है। देन सेम चीज जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस के रेट को चेक किया, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को चेक किया किसी प्लांट में, तब क्या देखा गया कि वहां पे भी कुछ ऐसा इसी रीजन में पीक देखा गया। अब दोनों ग्राफ को ओवरलैप करो, क्या देखोगे कि यही पीक्स तो सेम ही एरिया में है, सेम ही रीजन में पीक्स है। ये क्या बताता है, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि फ्रॉम रेड टू ब्लू, या लेट्स से फ्रॉम रेड एंड ब्लू, कि ऐसे स्पेक्ट्रम है या ऐसे वेवलेंथ है जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी दिखाता है पिगमेंट से एंड मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी कराता है। तो इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है फ्रॉम एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ से। दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो पीक्स आपको सेम ही मिले, एंड दैट मींस व्हाट, कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पिगमेंट्स का भी उसी रेंज में होता है यहां से यहां तक, एंड मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी वहीं पे देखा गया। दैट्स इट। तो इतना ही इस एक्सपेरिमेंट से या इस ग्राफ से हम कह सकते हैं हमको पता चलता है। यस, क्लियर टिल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? Anybody has any doubt here so far? अब तो हाँ ना बोलो। ठीक है, मैं ही क्वेश्चन पूछती हूँ। कैन एनीबडी टेल मी कि लीव्स ग्रीन क्यों है? शरीक आप आंसर नहीं करोगे? लीव्स ग्रीन क्यों है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाई लीव्स अपीयर ग्रीन? शरीक आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, नो। ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट, ओके, बट हाफ करेक्ट, हाफ करेक्ट। पीपल बहुत ही बेसिक है, अगर आप यही नहीं समझोगे तो फिर आगे कैसे समझ में आएगी चीजें यार। फिर आप, मैंने यहाँ पे हिंट भी दिया था आपको इस वाले में, जब मैंने ये पिगमेंट्स पढ़ाए थे, जब मैंने कहा था कि ये वो पिगमेंट का कलर ना हो के उसका वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो यहीं पे मैंने आपको हिंट भी दिया था कि व्हाट वुड बी द मुस्कान। अगेन
क्लोरोफिल पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन, नो बच्चों नो। ये बहुत ही सैड थिंग है कि जिस बैच में भी मैंने क्वेश्चन पूछा है, हर बैच में सबने मुझे सेम आंसर दिया, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। बट आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि क्लोरोफिल क्या करता है? कलर्स इसके वजह से नहीं है कि वो कलर उस कलर का पाया जाएगा। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का क्यों पाया गया है, ये भी तो सोचो। आपको ये आपके बुक में भी मिलेगा कि क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, बट व्हाई? उसके अंदर का जो पिगमेंट है, जो मॉलिक्यूल है, वो सिर्फ इस रेंज में, कहा गया मेरा पेन, इस रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। जो ग्रीन वाली वेवलेंथ है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो जो चीज रिफ्लेक्ट होगी वही दिखेगी। तो दैट कंप्लीट्स योर आंसर, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज यहाँ पे मिनिमम एब्जॉर्प्शन है। जो एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान दो। एंड कल जाके फ्रेंड्स को भी पूछो कि ग्रीन क्यों है लीव्स, क्लोरोफिल अगर बताया ना पिगमेंट, तो ये आंसर सही नहीं है पूरा। इट एब्जॉर्ब्स, तो मैंने यहाँ पे वही बताया था इस जगह पे कि ये एब्जॉर्प्शन वाले पिगमेंट्स है, मतलब वेवलेंथ्स है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कलर दिखाता है या वो पिगमेंट उस कलर का। अच्छा, और एक छोटी बात, फल सब्जियां हमारी जो होती है वो अलग अलग कलर की क्यों है? वाटरमेलन है, ऑरेंज है, एप्पल है, सोचो। नहीं श्याम, ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता है, ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होता है, समझे? सोचो एंड टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास। अब मैं नहीं, आपको ये होमवर्क करना पड़ेगा, खुद भी दिमाग लगाओ। सारे आंसर्स मैं ही दे रही हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि जो मुझे, हाँ, शरीक इज द वन। ओके, अब मेरे लिए आपको सबको एक काम करना है, छोटा सा प्यारा सा काम करना है, कि अभी के लिए यहाँ पे सब लोग मुझे अपना अपना प्यारा सा शक्ल दिखाओगे। सो प्लीज ऑन योर कैमरा फॉर 2 seconds, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि बिकॉज ऑफ द अवार्ड हमको सबको एक फोटो लेनी है साथ में, तो मेरे साथ भी एक फोटो ले लो, कम ऑन। यहाँ तक हमारा क्लास खत्म होता है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना?